देखा ये क्या इतनी बड़ी बात हो गई, इमरजेंसी लग गई और अखबार वाला फ्रंट पेज पे नहीं छाप रहा। चाचा, इमरजेंसी का मतलब ये है कि अब प्रेस पे अखबार में वही छपेगा जो सरकार चाहे। 40 मिनट तक आके इन्होंने, मतलब कौन सी गाली नहीं थी जो इन्होंने मुझे नहीं दी। तेरे दादा क्या कांग्रेस में थे, तेरे पिताजी क्या कांग्रेस में है, तू क्या यूथ कांग्रेस में है, लंगा लोग परेशान हैं, कुछ ये क्या है। तो संजय गांधी बोले कि हमें 10-10 रुपए के नोट नीचे फेंकने चाहिए। इंदिरा गांधी बोली नहीं, 10 के नहीं 100 के फेंको, और ज्यादा अच्छे नारे लगे। तो राजीव गांधी पीछे मुड़ के बोला, जो आज ये चिल्लाते फिरते हैं ना संविधान हाथ में लेकर के कि आजादी खत्म हो गई, आजादी खत्म हो गई, जो तुम ये बोल रहे हो ना आज की आजादी खत्म हो गई, अगर इमरजेंसी के दौरान कोई इतना बोल भी देता कि आजादी खत्म हो गई तो उसे सलाखों के पीछे डाल। ये राहुल गांधी भूल गए कि भारत के संविधान के अंदर सेकुलर शब्द किस तरीके से जोड़ा गया था। कौन से ऑपोजिशन को लीडर को उस समय मौका दिया गया या ऑपोजिशन को मौका दिया गया कि अपनी राय दे सके कि सेकुलर शब्द इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मेरा अपने युवाओं से कहना है कि भाई अपने पिता से, अपने दादा से, दादी से, नाना से, नानी से जरा पूछिए कि क्या होता था इमरजेंसी के दौर में। शायद मैंने जो बताया है उससे कहीं ज्यादा उनके अनुभव रहे हो। 25 जून 1975 बुधवार का दिन था, अमावस की रात थी और देशवासियों के लिए वो सच में एक काली अंधेरी रात थी, क्योंकि उस रात में लगी थी इमरजेंसी, वो काला अध्याय जिसका कलंक आज भी कांग्रेस नहीं मिटा पाई है। 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसे याद रखना आज भी जरूरी है। बातें सबकी हो रही हैं कि नेता क्या कर रहे थे, न्यायपालिका क्या कर रही थी, जेलों में क्या हो रहा था। लेकिन जो सबसे अहम प्रश्न उठता है कि आम आदमी, आम जनता तब क्या सोच रही थी, उनके मन में क्या सवाल उठ रहे थे, वो किस तरह की तकलीफों से, किस तरह की परिस्थितियों से होकर गुजर रहे थे। क्या उनके लिए ये तानाशाही का जो समय था, ये जो मौसम था, ये कैसा गुजर रहा था। क्या वो खामोशी की चादर ओढ़े थे या फिर अंदर ही अंदर उबल रहे थे। इन सब बातों को जानेंगे। हमारे साथ हैं इस पर चर्चा करने के लिए प्रोफेसर कपिल कुमार, जो इतिहासकार तो हैं ही, इमरजेंसी के साक्षी भी हैं। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार तृप्ति जी। 50 वर्ष हो गए हैं कपिल जी, लेकिन हम आज भी इसको इसलिए याद रखना चाहते हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां ये याद रखें कि भारत के संविधान की हत्या कैसे होती है। आज जब वो संविधान की कॉपी लेके घूमने वाले नेताओं को देखते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि इन्हीं नेताओं के पूर्वजों ने भारत के साथ क्या किया था, भारत के संविधान के साथ क्या किया था। सबसे पहले तो ये आप बताइए कि 25 जून 1975 आप कहाँ थे तब? मैं मेरठ में ही था। परीक्षा खत्म हुई थी, एमए की परीक्षा दी थी उस समय इतिहास की। और चर्चा का विषय हमारे में ये रहता था कि इंदिरा गांधी मुकदमा हार गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया था। तो अक्सर ये चर्चा होती थी घर में भी और बाहर कि अब आगे क्या, आगे क्या होगा। क्योंकि बड़ी अटकलें लगती थी। कोई कहता था कि ये इस्तीफा दे देगी, कोई कहता था नहीं इस्तीफा नहीं देगी, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट बदलवा देगी, कोई कुछ तरीके की बात होती थी। तो जहां तक मैं समझ पाया था कांग्रेस को, मेरा ये मानना था कि इस्तीफा नहीं देगी। और फिर ये, जैसे आपने कहा, आज भी बुधवार है, आज भी अमावस्या है, लेकिन उस अमावस्या में और आज की अमावस्या में फर्क देखिए आप कि कितना है। जहां उस दिन देश की अगली सुबह भी सूरज नहीं हुआ था, एक काला अंधियारा आपातकालीन का छा गया था 21 महीने की काली रात थी वो। जी। और आज अब कैसे वो काली रात कट करके और फिर चांद भी निकलता है और सुबह भी आती है। तो ये 50 साल बीत गए, इतना लंबे समय बीत गया। आज तो मुझे खुद अपने पे ताज्जुब होता है कि, लेकिन एक एक बात याद है उस जमाने की, एक एक बात याद है उस जमाने की। कपिल जी, हम बात करते हैं तो हमने जैसे बात की कि न्यायपालिका में ये हो रहा था, न्यायाधीशों के साथ क्या हो रहा था, जेलों में नेताओं को या विरोधियों को किस तरह से ठूसा जा रहा था। लेकिन आम जनता, वो जो वोट देती थी कांग्रेस को, जो इंदिरा गांधी पे इतना भरोसा रखती थी, 71 का युद्ध जो बांग्लादेश बन गया था, उसको लेकर एक प्राउड था जनता के बीच में। उस जनता के बीच में जब ये
सामने खबर आती है कि वहीं इंदिरा गांधी संविधान की हत्या कर कर इमरजेंसी लागू करते तो आम लोगों के बीच में जनमानस पे क्या था? क्योंकि अगले दिन तो अखबार भी नहीं छपे थे। आपको याद होगा इंडियन एक्सप्रेस का वो ब्लैंक मुझे याद पेज। है कि जो अखबार का वो ब्लैंक पेज आया था, हम्म। क्योंकि उस जमाने में इंडियन एक्सप्रेस बहुत पढ़ रहे थे लोग। तो हमारे एक पड़ोसी थे, मुझे कहा ये क्या इतनी बड़ी बात हो गई, इमरजेंसी लग गई और अखबार वाला फ्रंट पेज पे नहीं छाप रहा। तो हमने कहा था चचा, ये भी एक विरोध का तरीका है। विरोध के कई तरीके होते। विरोध का तरीका हर जगह यही नहीं है कि आप धरने पे बैठ गए, प्रदर्शन किया, या लाठी लेके चल पड़े, या तलवार निकाल ली। एक मानसिक तौर पे भी विरोध होता है, और ये विरोध की प्रक्रिया बड़ी पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने से ही। ये कि सत्ता का विरोध जब आप किस तरीके से नहीं कर पाते, तो प्रेस ने हमारी जिस तरीके से विरोध अगले दिन दिया था, सवेरे पहला प्रश्न जो है उसको ब्लैक छाप के, क्यों? हम्म। चाचा ने पूछा ये प्रेस वाले क्यों विरोध कर रहे हैं, इन पे क्या फर्क पड़ता है इमरजेंसी का? तो हमने कहा चचा, इमरजेंसी का मतलब ये है कि अब प्रेस पे अखबार में वही छपेगा जो सरकार जाएगी, आप उसके खिलाफ और कुछ नहीं छाप सकते। और ये एक प्रक्रिया वो 21 महीने तक बनी रही कि कोई भी अखबार जो है वो कुछ नहीं छाप सकता था तो सरकारों का। लेकिन आम जनता में जो है, पहले दिन एक दहशत थी, एक डर था, अब क्या होगा, क्योंकि इमरजेंसी आ गई। उसमें तमाम घोषणाएं हो गई, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो एक दहशत फैल गई, क्या होगा। एक बात बताइए, आपने दहशत फैलने की बात की क्योंकि इंदिरा गांधी ने जब रेडियो पे अनाउंस किया था, जिसके हम आज भी क्लिपिंग सुनते हैं, उन्होंने कहा था आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है देश के लोगों को। क्या वाकई में उनके कहने से लोग कन्विंस हो गए थे? आम जनता की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, हर आतंकी ये कहता है कि मुझसे आतंकित होने की जरूरत नहीं। वो जो आतंकी आते हैं गोली मारने आपको आज भी, वो आतंकी ये थोड़ा कहते हैं कि मुझसे डर जाओ। समझे? सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जनता, देखिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो समझते हैं कि वो जो चाहे ऊपर से वो हो जाएगा। और हमारे प्रजातंत्र की खूबी एक सबसे बड़ी ये है कि जनता ने हमेशा एक निर्णय दिया है, स्पष्ट निर्णय दिया है लगातार। अब उस निर्णय का इस्तेमाल जीतने वाला कैसे करता है, क्या गलत करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कहने का कि आतंकित होने की जरूरत नहीं है, तो भाई जितने उन परिवारों से पूछिए ना जिनको रातों रात उठा करके जेलों में बंद कर दिया गया था, आम आदमियों को खदेड़ खदेड़ करके घरों से। वो परिवार आतंकित नहीं होंगे जिनकी रोटी रोजी सब कुछ चली गई, जिनके लड़के, जिनके पिता, ये लड़कियां तक, स्त्रियां तक बंद हुई जेलों के अंदर। क्या वो एक्ट्रेस आतंकित नहीं होगी, वो जो स्नेहलता रेड्डी। स्नेहलता रेड्डी और क्या क्या प्रताड़नाएं उसको जेल के अंदर दी गई। तो देखिए कहने की बात और है, अगर कहने की बात थी, अगर ये आदर्शवादी इतनी होती तो कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उस पे इस्तीफा देती, अपील करती सुप्रीम कोर्ट में, और बाद में तो सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने बदला। और देखिए आतंक का जो माहौल बना, मैं आपको बताऊं, जनता ने पहले तो 8-10 दिन तक तो बिल्कुल वो, जैसे वो कहते हैं ना, ऑ में, अंग्रेजी में कहते हैं कि was in awe, कि क्या होगा पता नहीं क्या होगा, स्तब्ध। स्तब्ध। क्योंकि प्रोजेक्शन ऊपर से ये हो रहा था कि साहब भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, महंगाई नहीं लगेगी, ये नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगी। एक बहुत बड़ी, मतलब जिसे रोजी पिक्चर आप कहते हैं, वो खूबसूरत एक सपना जो है दिखाया जा रहा था। तो कुछ लोगों में ये भी थी कि अच्छा भाई देखते हैं, अच्छा समय शायद आने वाला। लेकिन जो समय आया और उस समय के साथ साथ जो होना शुरू हुआ, इस भ्रष्टाचार को लीजिए, तो पहले 1 महीने तो लगा कि भाई भ्रष्टाचार गायब हो रहा है, और उसके बाद क्या हुआ, रेट दुगने तिगने चौगुने हुए। तो जो रिश्वत देने वाला था वो कहता था अरे भाई इमरजेंसी है, बहुत बड़ा खतरा है, ये पुराने उसमें काम नहीं चलेगा। रेट बढ़ गया पूरे उसका लेकर के। और पुलिस और नौकरशाही,
जिसको मर्जी उठा के आप बंद कर दीजिए, कोई आपका ना तो जमानत होगी ना कुछ होगी। तो ये जो एक लोगों के अंदर मतलब आई कि लोग खुली जबान से इमरजेंसी के ऊपर बात भी नहीं करना चाहते थे, फिर तभी जबान से वो भी डर करके कि किसी रंजिश है तो कोई दूसरा को ना बता दे या कोई बार बात ना कर दे जा करके। और लेकिन अंदर अंदर जो बात आपने कही कि अंदर जो एक आग जल रही थी लोगों में, स्वतंत्रता का जो हनन होता है, भारतीय आसानी से उसको नहीं सह सकते। अब बोलिए कि स्वतंत्रता के लिए राणा प्रताप ने घास की रोटियां और वो सब खाना तक वो रखी थी, अपनी स्वतंत्रता का आनंद नहीं होने दिया था, और उसी स्वतंत्रता के लिए देश लड़ा था, ना कि गुलाम बनने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ इसका। मैं राष्ट्रीय आंदोलन का एक पर्चा एमए की क्लास को पढ़ा रहा था गाजियाबाद में, जब शंभू कॉलेज में। मैंने इमरजेंसी में ही नौकरी जनवरी में शुरू की थी 76 में। तो मुझको रूलेट एक्ट और जलियांवाला बाग पढ़ाना था। तो मैंने विद्यार्थियों से कहा एक दिन पहले कि भाई रूलेट एक्ट की थोड़ी धाराएं आप पढ़ के आइएगा। तो अगले दिन जब मैं क्लास में था तो एक बच्ची उठ के खड़ी हुई, उसने मुझसे सवाल पूछा कि सर ये बताइए कि रूलेट एक्ट और जो आज इमरजेंसी के प्रावधान है इनमें क्या अंतर। तो मैंने रूलेट एक्ट के प्रावधान गिनाए, इमरजेंसी के प्रावधान बताए, और फिर मैंने कहा बेटा इसमें अंतर जो आप पूछ रहे हो, बेटा तो नहीं कहा था उस समय, तो खैर मैंने कहा था कि जो अंतर आप पूछ रही हैं, अंतर केवल इतना है कि रूलेट एक्ट को हमारे ऊपर एक विदेशी सरकार ने लगाया था, और ये इमरजेंसी के जो प्रावधान लगे हैं ये हमारी अपनी सरकार ने लगाई। वो फिर भी संतुष्ट नहीं हुई है कि नहीं सर आप खुल के नहीं बोल रहे। मैं कहा भाई इससे ज्यादा और मैं खुल के क्या बोल सकता। तो बाद में पता चला कि उसके बच्ची के पिता वकील थे, उनको भी रातों रात इमरजेंसी में उठा लिया गया था। लेकिन कई इस तरीके की चीजें धीरे धीरे सामने आनी शुरू हुई। मुझे अपने खुद के व्यक्तिगत अनुभव याद है उस समय। आपको भी याद होगा, आज की हमारी इस जनरेशन को तो याद नहीं, कि उस समय में बहुत बड़ा वो नसबंदी का कार्यक्रम चला था। हाँ, वो संजय गांधी ने शुरू किया था। तो हमारी भी तनख्वाह रुक गई कि युवा के साहब कॉलेज जब तक केस नहीं देगा वहां पे नसबंदी का कोई जाके, क्योंकि सैलरी तो गवर्नमेंट ट्रेजरी से आती थी, और सारा स्टाफ रूम में बैठे हुए एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, क्या किया जाए। मायूस, मैं थोड़ा परेशान था, और सबसे यंग लेक्चरर था मैं उस समय। क्या उम्र थी मेरी? 21.5 साल उम्र थी। तो मैं एकदम पता नहीं दिमाग में मेरे क्या आई, मैं उठ के बाहर गया, और कॉलेज के बाहर ही बिल्कुल एक केमिस्ट की दुकान थी, और मैंने उस केमिस्ट से जाके एक पूरा बड़ा डब्बा नेरोद का खरीदा। वो मेरी शक्ल देख रहा था, केमिस्ट जी क्या कर रहा है, इतने क्या डब्बा लेके जा रहा है। और मैंने उस डब्बे को लाके स्टाफ रूम में मेज के ऊपर बीच में रख दिया, और ऐसे होके बैठ गया। अब सब लोग मुस्कुराए भी। हमारे हेड जो थे सीपी सिंह साहब, चचा बोलते थे उनको, चचा ऐसे देख के बोले पान खाते थे, बोले अभी 3-4 मिनट भी नहीं हुए थे कि वो दफ्तर का अटेंडेंट आ गया, साहब प्रिंसिपल साहब बुला रहे। तो मैं गया, साहब प्रिंसिपल साहब मेरे पे गुस्से से भर गए, क्या कर रहे हो तुम, जवान हो तुम्हें मालूम नहीं, अभी नौकरी तुमने ज्वाइन की है, नौकरी तुम्हारी चली जाएगी, पूरे कॉलेज को भी दुविधा में डालोगे। तो मैंने कहा सर क्या हो गया? बोले वो क्या डब्बा तुमने रख दिया वहां पे ले जाकर के? मैंने कहा प्रिंसिपल साहब बात हो रही है नसबंदी की, उसकी वजह से तनख्वाह नहीं मिल रही लोगों को, तो मैंने तो डब्बा इसलिए वहां पे ले जाके रखा कि भाई जनसंख्या नियंत्रण का एक और भी तरीका है। अब वो हंस पड़े प्रिंसिपल साहब उसके, बोले चाओ हटाओ जाकर के वहां से। बड़े बढ़िया आदमी थे, गाजियाबाद के अंदर RBL गोस्वामी साहब शंभू दयाल कॉलेज में। तो बड़ा अच्छा लगा, क्लास के चले गए। लेकिन ये हुआ। और एक और घटना मुझे याद है कि मेरी क्लास के अंदर, वो लंबी क्लास होती थी, एक BA के अंदर पर्चा था मेरठ यूनिवर्सिटी में धर्म और संस्कृति का।
तो सबके लिए कंपलसरी था। तो उस क्लास में 80-85 स्टूडेंट बैठते थे। तो एक स्टूडेंट था, वो रोज जो है क्लास के अंदर लड़कियों को छेड़ता था। तो उसको बाहर मैंने बुला के समझाया कि देखिए ये क्लास है, क्लास में ये हरकत नहीं हो। देख के मुझे ऐसे चला गया। अगले दिन वो फिर उसने क्या किया, एक गुलाब का फूल लाया और ऐसे उछाल करके एक लड़की की गोदी में फेंक दिया। तो मैंने कहा अशोक बाहर निकल जाओ क्लास से। बोला नहीं निकलेगी जी, फीस देते हैं। मैंने कहा फीस पढ़ने की देते हो, इस काम की नहीं देते। तो मुझको बोला बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। अब मैं भी बिल्कुल यंग अपने उसमें था। तो ऊपर डेस्क के ऊपर मेरी जो कुर्सी लगी हुई थी, मैंने वहां से छलांग लगाई, उठाया इसको, गिरवान पकड़ा इसका और 2 टांगे मार के इसको मैंने जो है मार फेंक दिया। पूरी क्लास स्तब्ध, शांति। तो एक स्टूडेंट उठ के खड़ा हुआ, सर आप जानते हैं ये कौन है? मुझे जानने की जरूरत नहीं, मैं नाम जानता हूं, इसका क्या है? और जो इसने हरकत की है मैंने इसे उठा के बाहर फेंक दी। बोला सर ये गाजियाबाद की यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी है। और आप समझ सकती हैं कि जब मैं क्लास से बाहर निकल के आया तो ये 10-11 सफेद कुर्ता पजामेधारी 40 मिनट तक आके इन्होंने, मतलब कौन सी गाली नहीं थी जो इन्होंने मुझे नहीं दी। और ये स्थिति थी, एक तरफ मैं खड़ा था, स्टाफ रूम की तरफ हमारे टीचर खड़े थे, इधर स्टूडेंट खड़े थे और ऊपर चबूतरे पे प्रिंसिपल खड़े हुए थे। 40 मिनट तक ये चीज चलती रही। मैं भी चुपचाप सुनता रहा। तो 40 मिनट के करीब बीत गए तो मैंने कहा सुनो भाई, अब मैंने बहुत सुन लिया, अब एक काम करना, मैं तुम्हें दोबारा फिर सुनूंगा, फिर आना, पर एक काम करो, पहले जरा मेरठ कॉलेज चले जाना, मैं वहां पढ़ के निकला हूं, मेरा नाम लेके वहां पे कपिल कुमार पूछ लेना, उसके बाद आकर के बात करना, मैं तुमसे बात करूंगा। प्रिंसिपल साहब ने फिर कमरे में बुला लिया। अरे भाई क्यों दिक्कत करते हो? मैं साहब ये हरकत की है उसने, बताइए मैंने क्या गलत किया? फिर मुस्कुरा दिए, बोले नहीं ठीक है जा। लेकिन इस तरीके की जो चीजें आप जनता में हो रही थी, और मैं बताऊं उस जमाने में ये जो दहशत थी, जिसे आपने कहा ना कि लोगों के अंदर जो बवाल था, इस दहशत को दूर करने का भी क्या तरीका था? बिल्कुल, मैं वही पूछना चाहती थी, जैसे आपने एक टेबल पे लाके वो डिब्बा रख दिया या जिस तरह से किया, कई लोगों सिंपल के मन में प्रोटेस्ट है। अपने हाँ, प्रोटेस्ट, वही मैं कह रही, प्रोटेस्ट करने का तरीका क्या था? क्योंकि हाँ, विरोध करने के लिए ना आपके पास अखबार नहीं आ रहे हैं, खबरें आप तक पूरी तरह पहुँच नहीं, लेकिन सच्चाई आपको अपने आस-पास दिखाई ये दे बोल रही है। नहीं सकते आप कुछ बोल नहीं सकते, तो तरीके क्या करते मैं थे? बताता हूं आपको। हुँ, ये एक बड़ी परंपरा रही है, मैं समझता हूँ ब्रिटिश काल से ही रही, कि जिसे हम जोक कह देते, कि लतीफा बना दिया। लतीफा भी एक मानसिक प्रतिरोध का तरीका है, कि जो आपको दबाने वाला है, शक्तिशाली है, तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते, ना लड़के ना उसके आगे बोल सकते हो, तो आप उसका मजाक उड़ाते हो लतीफा बना करके। अंग्रेजों के जमाने के बहुत सारे ऐसे लतीफे थे उनका, वो दिखाते हुए, और मैंने एज ए हिस्टोरियन वो देखे भी थे कि पंजाब के अंदर वो अंग्रेज को मक्के की रोटी में साग रख के खाने को दिया गया, और उसने साग खाई और अपना प्लेट का रोटी को का प्लेट वापस ले लो। मतलब ये था कि ऐसे लोग हम पे राज कर रहे हैं जो हमारा खान पान का तरीका भी नहीं समझते। तो इस तरीके के मैं बताता हूं आपको, उससे बढ़िया अभिव्यक्ति इमरजेंसी के समय का जो खौफ था, वो मैंने किसी उसमें नहीं देखी। तो क्या बना वो, कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बस में बैठ के मेरठ से बड़ौद जा रहा था, करीबन 40 मिनट का रास्ता। 7-8 मिनट बाद उसके बराबर में एक लड़का बैठा हुआ था, कुर्ताधारी, बाकायदा कलफ फलफ लगी हुई, सफेद कुर्ता पजामा। तो उसने उससे पूछा कि भैया रे, तेरे दादा क्या कांग्रेस में थे? उसने कहा नहीं, वो क्यों होते? फिर 8-10 मिनट बाद पूछा, भैया रे, तेरे पिताजी क्या कांग्रेस में हैं? वो क्यों होते? फिर चुप रहा। फिर 10 मिनट बाद पूछा, बेटा तू क्या यूथ कांग्रेस में है? मैं क्यों होता?
तो बुजुर्ग तिलमिला गया, बोला, "ऐ, पैर हटा, आधे घंटे से मेरा पैर क्यों दबा के बैठे है?" आप समझ रहे हैं कि मानसिक उस चीज को दिखाने की बात। और एक और इसी तरीके का दो और बने इस तरीके के कि को डीएम के पास ऊपर से आदेश आया कि उन दिनों तो ऊपर का ही आदेश चलता था कि भाई तुम्हारे जिले में जितने गधे हैं उनके नाम लिख के लिस्ट बना के भेज दो। तो उसने अपने एसडीएम को वो काम दे दिया। अगले दिन एसडीएम जो है 54 लोगों की एक लिस्ट बना के ले आया। डीएम साहब ने पूरी लिस्ट ऐसे देखी, पड़ी अपनी चश्मा लगा के, फेंक के मारी उसके मुंह में। बोले, 2 नाम क्यों छोड़ दिए तुमने इसमें? कौन से छोड़ दी? बोले, ना तेरा नाम है इसमें ना मेरा नाम है इसमें, लिख। नहीं ऊपर से आ जाएगा कि अपने नाम छुपा लिए, फिर नौकरी नहीं बचा पाएंगे। तो ये भी एक तरीका था। और एक तो बहुत ही पॉपुलर जोक बना इमरजेंसी के अंदर कुछ दिन बाद कि वो हवाई जहाज में राजीव गांधी जो है हवाई जहाज चला रहे थे और साथ में इंदिरा गांधी बैठी थी और संजय गांधी बैठा। तो ऊपर से नीचे देख रहे थे, तो नीचे लंगा लोग परेशान हैं, कुछ ये क्या है। तो संजय गांधी बोले कि हमें 10-10 रुपए के नोट नीचे फेंकने चाहिए, लोग बड़े खुश हो जाएंगे, नारे लगाएंगे हमारे। इंदिरा गांधी बोली, नहीं 10 के नहीं 100 के फेंको तो और ज्यादा अच्छे नारे लगेंगे। तो राजीव गांधी पीछे मुड़ के बोला, अगर मैं तुम दोनों को फेंक दूं तो मेरी कितनी जय जयकार हो। ये जोक्स जो है ये विरोध का ही एक ये तरीका मैं था। बता रहा हूँ अंदर का जो नहीं, लोगों नहीं, का गुस्सा था। विरोध का तरीका ही नहीं है, ये जनता की मानसिकता दर्शाता है कि जनता के अंदर आपातकालीन के खिलाफ किस तरीके की विरोध की भावनाएं अंदर भबक रही थी पूरी उसके अंदर लेकर कि चाहे वो भ्रष्टाचार को लेके हो, चाहे इस चीज को लेके हो। आप ये देखिए ना, अचानक ये हुआ, हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी के ऊपर वो किशोर कुमार के गाने नहीं सुनाई देते। तो बात दबी नहीं रही, फिर बैन कर दिया था किशोर कुमार खुल को। के आई हाँ। कि उसने कांग्रेस के किसी फंक्शन में गाने से मना कर दिया तो उसके गाने बंद हो गए। कहीं से ये भी खबर आ गई कि वो किरसा कुर्सी का कोई फिल्म बनी थी जो इंदिरा गांधी के ऊपर थी, वो भी बैन हो गई। मतलब ये बताइए कि कौन सा क्षेत्र भारत में उस समय ऐसा था जिसमें आजादी भारतीयों की ना छीनी गई हो। हमारा एक दोस्त था, मेरा सीनियर, आप जानती होंगी, आजकल बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, हरिओम पवार। हरिओम पवार भाई ने एक कविता पढ़ी थी बोट क्लब के ऊपर जब रैली हुई थी जयप्रकाश नारायण जी की, और उस कविता का जो शीर्षक था मुझे आज भी याद है, संसद कारागार बनेगी। पूरी कविता थी और उस कविता के बेस के ऊपर उनकी गिरफ्तारी के वारंट इशू हो गए थे। और जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई, मेरठ कॉलेज में ही वो एलएलएम का इम्तिहान दे रहे थे, उससे गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। मुझे पूरी घटना याद है क्या हुआ था उस दिन, क्योंकि मेरे फादर मेरठ कॉलेज में ही पढ़ाते थे और वो एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट थे। तो उन्होंने बताया कि दरोगा आके बैठ गया कि लड़का इम्तिहान तो देने आएगा, अरेस्ट करना है। तो बोले, हमने दरोगा से कहा, हाँ बैठिए चाय पीजिए, अभी इम्तिहान शुरू तो होने दीजिए फिर अरेस्ट करिएगा। और बोले चुपचाप उस कमरे में खबर भिजवा दी थी। तो वहां के इन्विजिलेटर ने हरिओम पवार जी को दूसरे कमरे में बिठा दिया और वहां उन्हें एब्सेंट दिखा दिया और ये दरोगा को लेके गए वहां पे। अरे वो तो आया ही नहीं इम्तिहान देने, दरोगा चले गए। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि हर कोई जानता था कि ये गलत हो रहा है। एक कविता लिखने के ऊपर, एक कवि के ऊपर आप उसे वारंट इशू करके जेल में भेज देंगे। ये जो आज ये चिल्लाते फिरते हैं ना संविधान हाथ में लेकर के कि आजादी खत्म हो गई, आजादी खत्म हो गई, जो तुम ये बोल रहे हो ना आज की आजादी खत्म हो गई, अगर इमरजेंसी के दौरान कोई इतना बोल भी देता कि आजादी खत्म हो गई तो उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। ये घूमना तो अलग रहा, विदेशों में जाके तो बोलना अलग रहा, या हर मीटिंग में वो घूमना किताब लेके वो अलग रहा। अगर जबान से भी तुम्हारी निकल जाता कि इमरजेंसी ने हमारी आजादी खत्म की है तो तुम जेल के अंदर होते। इन्हें कौन समझाएगी? बिल्कुल। ये है ना, एक चीज और कपिल जी ये बताइए कि जब अखबार नहीं आ रहे थे
या अखबार सरकार के नियंत्रण में थे पूरी तरह से। ये जो पूरी अराजकता फैली हुई थी, जो पूरा आतंक फैला था उत्तर से दक्षिण तक, अगर हम भारत की बात करें, स्नेहलता रेड्डी की आपने बात की, वो तो दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी। वहाँ तक ये सारी खबरें आपस में कैसे फैलती थी? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर हाँ। कम्युनिकेशन जिसे आप आज कहते हैं, आज तो सब कुछ हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया, सब कुछ हो गया। 1857 में अंग्रेज हैरान थे कि ये क्रांति का संदेश पेशावर से लेके और गुवाहाटी तक और नीचे मैसूर तक और वहां पे आपका तमाम महाराष्ट्र और गुजरात तक कैसे पहुंच गया था। वर्ड ऑफ माउथ, चिट्ठियां चलती थी, सिंबल चलते थे। तो और एक हिंदुस्तान में एक बड़ी अच्छी चीज है, अगर आपको कोई चीज फैलानी हो ना, कम्युनिकेट करनी, दूसरे व्यक्ति के कान में आस्था से कहना, तुम्हें ही बता रहा हूं, किसी और को नहीं बता, और चली जाएगी। तो अगर हमें उस समय घटना हुई थी, मुझे याद है, कितनी सच है कितनी नहीं है, लेकिन वो हमने सुनी थी उस घटना कि कोई ऐसे ही स्टार नाइट हो रही थी, तो वहाँ पैरा ट्रूपर्स रहते हैं आगरा में यूनिट, उनके कमांडेंट के साथ जो है बदतमीजी करती गई वहां पे, तो पुलिस वालों की ठुकाई हुई थी और केस बड़ी ऊपर तक गया वो, लेकिन आर्मी ने एक अपने व्यक्ति को वो नहीं होने दिया। और एक तो मेरी आंखों देखी, और मैं बताऊं, ये भी एक आपको पब्लिक का बताता हूँ। शोले पिक्चर आई थी उस समय, तो बड़ी लंबी लाइन लगती थी शोले की टिकट लेने के लिए। मुझे याद है मेरठ के अंदर वो निशांत सिनेमा पिक्चर हॉल था, वहां पे लाइनें लगी हुई थी। उस लाइन में एक फौजी भी खड़ा हुआ था टिकट लेने को। तो जो लाइन में हंगामा मचता है, तो एक पुलिस वाले ने डंडा चला दिया, तो उस फौजी को भी डंडा लग गया। उसने पुलिस वाले के हाथ से डंडा लेके और उस पुलिस वाले की ठुकाई शुरू कर दी। अब आप समझिए इमरजेंसी का माहौल और पुलिस का आतंक, और एक पुलिस वाला पिट रहा है, तो लोगों ने जैसे वो घेरा बना लेते हैं ना, कि मंजमा हो रहा हो, बताने निकाल रहा हो, वो घेरा बना लेते हैं, घेरा बना लिया लोगों ने ऐसे, और खूब देख रहे हैं और ताली बजा रहे। कोई और दूसरा पुलिस वाला आया उसे बचाने को, उसने उसको भी ठोका। 4 पुलिस वालों को उसने ठोका, और उसके बाद में उन्हीं का डंडा फेंक करके और कूद करके कैंटोनमेंट भाग गया। लेकिन जो पब्लिक का माहौल था, मैं आपको बताऊं, पब्लिक खुश हो रही थी। पब्लिक इतनी खुश थी कि ये हो रहा। लेकिन वो 21 महीने जिस तरह से कटे, आपको लग रहा था कि इंदिरा गांधी को भी इस बात का एहसास था कि अब अगर चुनाव होते हैं, जो कि चुनाव की घोषणा उन्हें करनी ही थी, तो ये वो जनता है जो ये इस 21 महीनों का हिसाब चुनाव में चुका देगी। और जब चुनाव की घोषणा हुई तब लोगों के मन में क्या था? देखिए, जहां तक जो मैं सुन पाया, वो ये है कि उसको खबर ये दी गई थी इंटेलिजेंस एजेंसी से कि वो चुनाव जीतेगी, कि साहब इमरजेंसी में बहुत शांति हो गई, भ्रष्टाचार दूर हो गया, लोग सब जगह गुणगान कर रहे हैं, इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे हैं, ये और वो। और दूसरी तरफ विदेशी प्रभाव था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भाई डेमोक्रेसी है, तो ये इमरजेंसी खत्म करो। फिर दूसरा जो काम उसको करने थे इमरजेंसी के अंदर, वो कर चुकी थी। खास तौर से जो ये सेकुलर, मैं तो सेकुलर बोलता हूँ, सेकुलर नहीं बोलता हूँ, ये राहुल गांधी भूल गए हैं कि भारत के संविधान के अंदर सेकुलर शब्द किस तरीके से जोड़ा गया था, जब सारा ऑपोजिशन जेल के अंदर बनता। इमरजेंसी के दौरान ही जोड़ा गया था वो। अरे आज जो 370 हटाए पार्लियामेंट में पास हुआ है, और सब नेताओं के सामने हुआ है। वक्फ बोर्ड का बिल आया है तो सबके सामने आया है, सीए का बिल आया है तो सबके सामने आया है, तुमको पूरा मौका मिला है। कौन से ऑपोजिशन को लीडर को उस समय मौका दिया गया, या ऑपोजिशन को मौका दिया गया कि अपनी राय दे सके कि सेकुलर शब्द इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? लेकिन इनका पूरा हो गया था उद्देश्य जो था। तो इसलिए चुनाव की घोषणा की, और देखिए चुनाव की घोषणा जब की तो इमरजेंसी हटाने की घोषणा नहीं की थी, चुनाव की घोषणा जनवरी में की गई कि मार्च में चुनाव हो। और उसके बाद जो एक माहौल बना, मैं आपको बताऊं, कि जितना गुबार था जनता के दिल में, चुनाव की घोषणा होते ही ये गुबार बाहर निकल कर गया। मैं ये करता था,
मैं अपनी पीएचडी करने के लिए दिल्ली आता था उन दिनों, तो नेशनल आर्काइव्स जाता था या तीन मूर्ति भवन जाता था लाइब्रेरी में वहां। तो गाजियाबाद से मैं ट्रेन लेता था, तो गाजियाबाद से मिंटो ब्रिज तक आते आते 3 स्टेशन पड़ते थे रास्ते में। तो गाजियाबाद से जिस डब्बे में चढ़ा उसमें भाषण देना शुरू किया कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ। उसके बाद नून नगर पे ट्रेन रखी तो कूद के अगले डिब्बे में चढ़ गया, उसमें भाषण दिया। साहिबाबाद पे रुकी 3-4 मिनट बाद तो फिर उसमें भाषण दिया। उसके बाद तिलक ब्रिज पे रुकी तो वहां भाषण दिया करते करते मिंटो ब्रिज पे उतर गया। आप पकड़े नहीं गए कभी? आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोशिश तो बहुत हुई। मिंटो ब्रिज पे उतरने के बाद हम आर्काइव्स जाने को 615 या तीन मूर्ति जाने को 620 नंबर की डीटीसी की बस लेते थे। तो वहां से लेके और आर्काइव्स तक या वहां से लेके तीन मूर्ति तक बस में भाषण देता। लेकिन सवाल भाषण का नहीं था। सवाल ये था कि जनता जिस तरीके से उस भाषण के ऊपर रिस्पॉन्ड करती थी, जो जवाब देती थी, एक ने उठ के नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं। और 70 के चुनाव के नतीजे भी आपने देखे पूरे उसके अंदर। तो ये जनता का जो आक्रोश था, देखिए भारत की जनता की मैं एक बहुत खास बात कहूंगा कि भारत की जनता हमेशा एक निर्णय देती है, हमें फेल करती है हमारी लीडरशिप। तो 70 का निर्णय था, अगर मोरारजी देसाई की जगह कोई और प्रधानमंत्री होते तो शायद, मैंने तो वो भी देखा है उस दिन का सीन भी, जब ये कुर्सी पे आके बैठ गए थे मोरारजी देसाई, खुद जो कुर्सी खाली छोड़ी गई थी कि भाई जयप्रकाश नारायण आके बताएंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और ये खुद आकर के बैठ गए थे। और चौधरी चरण सिंह उस दिन राम मनोहर लोहिया अस्पताल में थे, मैंने तो पूरा दृश्य देखा है उस समय सारा का सारा उसको लेते हुए। लेकिन एक बहुत बड़ी राहत थी इमरजेंसी का जाना। और आज की युवा पीढ़ी को मैं आपको बधाई दूंगा इस बात की कि आप ये कार्यक्रम करके बता रही हैं उस युवा पीढ़ी को कि क्या हुआ था, क्योंकि उनको तो नहीं मालूम ना। वो तो आज भी समझते हैं राहुल गांधी लेके जो चल रहा है संविधान खतरे में, संविधान खतरे पे। मेरा अपने युवाओं से कहना है कि भाई अपने पिता से, अपने दादा से, दादी से, नाना से, नानी से जरा पूछिए कि क्या होता था इमरजेंसी के दौर में। शायद मैंने जो बताया है उससे कहीं ज्यादा उनके अनुभव रहे हो, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने बताया हो। और बहुत से तो ऐसे हैं कि जिन्होंने उन चीजों को झेला हो दफ्तर के अंदर कि क्या जाती आप गई थी, जेलें भर दी गई थी, जेलों में जगह नहीं थी लोगों को ठूसने के पॉलिटिकल लिए। कार्यकर्ता बना जितने थे सबको बंद कर दिया। तो उठा के जैसे अंग्रेज जेल भरते थे वैसे ही इन्होंने भर दी थी पूरी उठा करके। एक चीज और आप बता रहे थे कि भ्रष्टाचार की जब बात हुई थी कि भिखारी भी जो है भ्रष्ट हो गए थे तब। नहीं वो एक तो जोक मैं बताऊं, वो मैंने जोक बनाया। हाँ, हाँ, मैंने बता जोक रहे थे बनाया मुझसे। था। मैंने एक जोक बनाया था कि साहब वो अब भिखारी था एक बाहर, हम उसको कभी 25 पैसे कभी अठन्नी दे देते थे। तो एक दिन उसने कहा साहब ये चवन्नी अठन्नी से बात नहीं चलेगी, 5 रुपए देने। तो मैंने कहा भाई ये तेरा भी रेट कैसे बढ़ गया 5 रुपए का, मैं तो वही दूंगा चवन्नी अठन्नी। कहता साहब आप हमेशा देते हो, एक राज की बात बताऊं आपको। मैं बता। मुझे जी लोग 5 रुपए दे देते। मैं कैसे भाई, क्या फॉर्मूला निकाल लिया तूने? साहब कुछ नहीं, आस्था से कहता हूँ 5 रुपए दे दो, नहीं सीआईडी में जाके बता दूंगा तुम क्या करते हो, बंद हो जाओ। और लोग देते। कुल मिला के लेकिन भ्रष्टाचार कम हुआ था कि नहीं हुआ? किस तरह? भ्रष्टाचार में बताया 1 महीने तक लोगों में एक वो था, दहशत दहशत थी। कि ईमानदार रहना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन देखिए भ्रष्टाचार हमारे खून में 1000 साल से जो चीज चली है, अब उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जो था वो रेट डबल हो गया। बल्कि जैसे वो होता है ना कि आप किसी जिले में शराबबंदी बंद कर दें, तो शराबबंदी कर दें, तो जो काम वहां पे आपका वो 100, 200, 1000 रुपए नहीं करा सकते, हाँ। वो एक रम की बोतल करा देगी। तो भ्रष्टाचार तो और बड़ा इमरजेंसी की तरह। और लेकिन मैं बताऊं आपको, लोगों के तरीके भी थे खाने के। एक डीएम आए थे उस समय गाजियाबाद में, नाम तो नहीं लूंगा,
छोड़िए, व्यक्तिगत किसी का नाम लेके मैं नहीं कहना चाहता, तो बड़ी साहब उनकी वाह थी कि साहब बड़ा ईमानदार डीएम आ गया है, देखिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है यहाँ के गाजियाबाद के, उनको घर तक में घुसने नहीं दिया, ये कहा मेरे दफ्तर में आके मिलना, और ये वो। असलियत क्या थी कि अगर उन्होंने तय कर लिया कि मुझे साल में 10 लाख रुपए बनाने हैं, तो एक मोटी पार्टी पकड़ लेंगे जिससे 10 लाख बन जाएगा, बाकी सब काम ईमानदारी से। तो ये भी तरीके हैं, मतलब कई कई इजाद कर रखे हैं हथकंडे इस तरीके के लोग। अच्छा, जब इमरजेंसी हटी, चुनाव हुए, तब बदला हुआ मूड, जनता को उम्मीदें ज्यादा थी या थोड़ा संशय भी था कि ये जो नई सरकार बनाई है ये कैसे काम करेगी, एक राहत थी बस? देखिए 2-3 चीजें हुई है उस समय। एक तो एकदम बंद होने के बाद जैसे आप पिंजरे में बंद रखे हैं तोते को एकदम खोल। और एकदम पिंजरा खोल दें तो फड़फड़ा के उड़ता है, हम्म, तो जनता भी फड़फड़ा के उड़ी हर चीज की आजादी। और उसमें उम्मीद ये थी कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन अभी एक अलग विषय है। हम्म, जिस तरीके से मोरारजी देसाई ने रुलाया इस देश को, तो उसका नतीजा फिर वही हुआ हम्म। कि वापस इंदिरा गांधी आए। लेकिन आज के समय में ये इमरजेंसी के बारे में जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए होता है, इसीलिए हम कपिल जी जैसे लोगों को लेकर आए हैं जो कि साक्षी भी हैं, इतिहासकार भी हैं, तो इतिहास में भी लिखेंगे ही ये चीज़ें जो-जो इनके अनुभव हैं। लोगों को ये पता होना चाहिए, युवा पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि जब आपके सामने आप कोई भी ये संविधान की प्रति लेके ऐसे लहराए, तो उससे सबसे पहले यही पूछना चाहिए कि तब क्या हुआ था? तब संविधान की हत्या किसने की थी? तब विरोधियों को जेल के अंदर किसने ठूँस दिया था? आम जनता के ऊपर जो आज आप जनता को डरा रहे हो कि संविधान खतरे में है, जब संविधान वाक़ई में खतरे में चला गया था, हत्या कर दी गई थी, तब जनता का क्या हाल हुआ था? उसके आप गवाह भी आप देखिए, उस डीएनए को फ़ॉलो कर मैं ये नहीं, मैं युवा पीढ़ी से कुछ और बात भी कहूं बताइए ना? कि जो लोग ये लाल किताब लेके घूमते हैं कि संविधान खतरे में है, हुँ, उनसे पूछिए जरा हुँ। कि क्या इस संविधान में लिखा है कि आप दुश्मन देश के साथ जाके संधि करेंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं? क्या आपकी संविधान में लिखा है कि आपकी सभाओं के अंदर जो है उस सोरोस के जो मैनेजर और वो सब आएंगे यात्राओं में और उसके अंदर? और आप क्या संविधान में लिखा है कि बिना सबूत के प्रधानमंत्री को चोर चोर बताओ, और जब पकड़े जाओ सुप्रीम कोर्ट में तो माफी मांगो जा करके? जनता देख नहीं रही इस चीज को। संविधान में ये लिखा है कि आप भारत के पूंजीपति को रोज गाली निकालो दो को। अरे युवाओं एक बात सोचो, उन्होंने तो फिर भी लाखों घरों में नौकरी दी हुई है, घरों के चूल्हे जलते हैं उनकी नौकरी से। विश्व के अंदर उन्होंने चुनौती दी है विश्व के पूंजीपतियों को और मल्टीनेशनल्स को, और जो तुमको उनके खिलाफ रोज उनको गाली निकालता है, उसने 4 आदमियों को भी कभी नौकरी दी है जिंदगी के अंदर? कभी खुद नौकरी की है कहीं पे? तो ये जो एक पारिवारिक दास्ता बनाने की बात इस देश में चली नेहरू के बाद से, तो पारिवारिक राजकुमार है और पारिवारिक दास है। वो मानसिकता अभी भी है, वो डीएनए अभी भी है। नहीं, वो मानसिकता अब हवस में बदल गई है। और क्यों बदल गई है हवस में, मैं आपको बताऊं। सत्ता से बाहर रह करके जो सत्ता पाने की हवस है, उसका कारण ये है कि अब 10 जनपद के ऊपर कोई फाइल नहीं जाती, कि मोनी बाबा के टाइम पे जाती थी। अब कोई स्कैम नहीं कर पा रहे। अब इनके जो बिकाऊ पत्रकार थे, जिनको ये हवाई जहाजों में बिठा के ले जाते थे और हवाई जहाज में बैठते ही स्कॉच विस्की शुरू हो जाती थी, उनको कोई जगह नहीं मिल रही। कई कारण है ऐसे। तो इसलिए वो मानसिकता जो है, वो बौखलाहट जो है, वो रोज देखने को मिलती है। मार दिया मार दिया मार दिया, वो भेड़िया है। अरे भारत की जनता क्या इतनी बेवकूफ है कि अगर ये सब हो रहा होता है तो भारत की जनता तीसरी बार उसी सरकार को लाएगी और तीसरी बार तुमको धक्का दे के बाहर करेगी। मैं तो सैल्यूट करता हूं भारत की जनता को, क्या जो समझती है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं जी। भारत के अंदर राष्ट्रवाद को गाली देकर के और सेना को गाली देकर के अगर कोई दल ये समझता है कि कोई सत्ता में आ जाएगा, तो उससे बड़ा बेवकूफ दल कोई नहीं है। और ये बात मैं इमरजेंसी का एक उदाहरण देके आपको बता देता हूं।
जब एमएनसी में जनता दल बन गया था तो मुरारजी देसाई ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जनता दल सत्ता में आ गया तो रूस के साथ रूस अपने आप संधि भारत से खत्म कर देगा। सुरक्षा संधि थी। बड़ा जोर शोर से मुरारजी ने स्टेटमेंट दिया था, अखबारों ने इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन लगाई थी फ्रंट पेज के ऊपर। और प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला देश विदेश जो मुरारजी देसाई गए वो रूस था। तो इसलिए कि जो मर्जी चिल्लाते रहे, जनता बेवकूफ नहीं। जनता सब जानती है और जनता को सब जानना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के हाथ में बहुत बड़ा फैसला होता है। वो फैसला होता है सत्ता में किसको आना चाहिए। और इसीलिए जब हम आपातकाल की बात करते हैं, भले 50 साल हो गए हों, लोगों को ये पता होना चाहिए कभी भी कोई भी सरकार ऐसी नहीं आनी चाहिए जो खुद को तानाशाह समझने लग जाए। और इमरजेंसी में क्या होता है, जब तानाशाही आती है तब तस्वीर क्या होती है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम हर साल इस दिन को याद करते हैं कि संविधान की हत्या होती है तो देश का माहौल क्या होता है, ताकि लोग भूले नहीं, याद रखें। कपिल जी, आप आए, आपने इस पर नमस्कार। चर्चा की, इसमें बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।